इस ट्रेनिंग सेशन में हम गिटहब कोपायलट के नेटवर्क ट्रैफिक को सुरक्षित करने के लिए आईपी अलाउंस लिस्ट और फायरवॉल सेटिंग्स के कॉन्फ़िगरेशन की तकनीकी गहराइयों को समझेंगे, ताकि आप अपने एंटरप्राइज डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकें। आज के इस तकनीकी सेशन में हम गिटहब कोपायलट के नेटवर्क आर्किटेक्चर और प्राइवेसी सेटिंग्स पर गहराई से चर्चा करेंगे। जब हम एक एंटरप्राइज वातावरण में काम करते हैं, तो सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। एक सामान्य डेवलपर के दृष्टिकोण से कोपायलट केवल एक टूल है जो कोड का सुझाव देता है, लेकिन एक सुरक्षा इंजीनियर के दृष्टिकोण से कोपायलट एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपकी कंपनी की बौद्धिक संपदा या सोर्स कोड को इंटरनेट के पार भेजता है। इस डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित बनाने के लिए हमें नेटवर्क प्राइवेसी और डिजिटल बाउंड्रीज के सिद्धांत को समझना होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थ्योरी के आधार पर हम जानते हैं कि डिफ़ॉल्ट रूप से एक एंटरप्राइज नेटवर्क किसी भी बाहरी ट्रैफिक पर भरोसा नहीं करता है। इसे जीरो ट्रस्ट नेटवर्क आर्किटेक्चर कहा जाता है। जब आपका एडिटर कोपायलट बैकएंड के साथ संवाद करने का प्रयास करता है, तो उसे कई सुरक्षा परतों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहली परत आपका लोकल फायरवॉल होती है, उसके बाद कॉर्पोरेट प्रॉक्सी और फिर गिटहब का अपना फायरवॉल। नेटवर्क प्राइवेसी को प्रबंधित करने का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केवल अधिकृत उपकरण ही अधिकृत रास्तों के माध्यम से संवाद कर सकें। हम आईपी अलाउंस लिस्ट का उपयोग करते हैं ताकि गिटहब को पता चले कि जो ट्रैफिक आ रहा है वो वास्तव में हमारे सुरक्षित कॉर्पोरेट नेटवर्क से ही आ रहा है, न कि किसी सार्वजनिक कॉफी शॉप के असुरक्षित वाईफाई से। इसी तरह हम आउटबाउंड फायरवॉल नियमों का उपयोग करते हैं ताकि हमारे डेवलपर्स की मशीनें केवल गिटहब के प्रमाणित सर्वर से ही कनेक्ट हो सकें, न कि किसी दुर्भावनापूर्ण या मलिशियस सर्वर से। ये दो तरफा सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित करता है कि आपकी कंपनी का डेटा हमेशा एक एन्क्रिप्टेड और मॉनिटर किए गए चैनल के भीतर ही रहे। यहाँ स्क्रीन पर प्रस्तुत जेसन कॉन्फ़िगरेशन एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क पॉलिसी का उदाहरण है। इस स्निपेट में आप देख सकते हैं कि आउटबाउंड ट्रैफिक को डिनाई ऑल पर सेट किया गया है, जिसका अर्थ है कि डिफ़ॉल्ट रूप से कोई भी डेटा नेटवर्क से बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद हमने एक एक्सेप्शंस ब्लॉक परिभाषित किया है जो विशेष रूप से गिटहब कोपायलट सेवा के लिए है। इस अपवाद के अंतर्गत हमने अलाउड डोमेन्स की एक सूची दी है, जिसमें api.github.com और copilotproxy.githubusercontent.com शामिल हैं। पोर्ट्स एरे में केवल पोर्ट 443 यानी 443 को अनुमति दी गई है, जो ये सुनिश्चित करता है कि सारा ट्रैफिक केवल सुरक्षित HTTPS प्रोटोकॉल के माध्यम से ही प्रवाहित हो। ये छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक एंटरप्राइज स्तर की नेटवर्क सुरक्षा का आधार है, जो अनधिकृत डेटा रिसाव को रोकता है। अब हम आउटबाउंड फायरवॉल एंडपॉइंट्स की कॉन्फ़िगरेशन की बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब हम कहते हैं कि हम गिटहब कोपायलट के लिए फायरवॉल नियम सेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल एक वेबसाइट के लिए रास्ता खोल रहे हैं। आधुनिक क्लाउड आर्किटेक्चर बहुत अधिक वितरित या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कोपायलट एक्सटेंशन को सुचारू रूप से काम करने के लिए बैकग्राउंड में कई अलग अलग माइक्रो सर्विसेज के साथ निरंतर कनेक्शन बनाए रखना पड़ता है। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपको ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ जा रहा है। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन या प्रमाणीकरण ट्रैफिक होता है। जब डेवलपर पहली बार VS कोड या किसी अन्य एडिटर में साइन इन करता है, तो एक्सटेंशन github.com के ऑथेंटिकेशन एंडपॉइंट से संपर्क करता है। इसके बाद जब डेवलपर कोड टाइप करना शुरू करता है, तो रियल टाइम कोड जनरेशन के लिए ट्रैफिक copilotproxy.githubusercontent.com पर जाता है। ये वो मुख्य टनल है जहां आपका सोर्स कोड और AI के सुझाव एन्क्रिप्टेड रूप में यात्रा करते हैं। इसके अतिरिक्त सिस्टम के प्रदर्शन और उपयोग मैट्रिक्स को मापने के लिए टेलीमेट्री ट्रैफिक भी होता है, जो अलग डोमेन्स पर जाता है। यदि आपका कॉर्पोरेट फायरवॉल इनमें से किसी एक भी डोमेन को ब्लॉक कर देता है, तो डेवलपर को अजीबोगरीब एरर्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कनेक्शन टाइम आउट या सर्टिफिकेट वैलिडेशन फील्ड। इसलिए नेटवर्क सुरक्षा रणनीति बनाते समय हमें एक सटीक और विस्तृत श्वेत सूची या व्हाइट लिस्ट तैयार करनी होती है। हम डिफ़ॉल्ट डिनाई या सभी को अस्वीकार करने वाली नीति से शुरू करते हैं और फिर केवल उन विशिष्ट एंडपॉइंट्स के लिए पोर्ट 443 को खोलते हैं जो गिटहब के आधिकारिक डॉक्यूमेंटेशन में सूचीबद्ध हैं। ये दृष्टिकोण हमें अधिकतम कार्यक्षमता प्रदान करते हुए हमारे एंटरप्राइज की अटैक सर्फेस को न्यूनतम रखने में मदद करता है। इस कोड ब्लॉक में हमने एक पारंपरिक एंटरप्राइज फायरवॉल के कमांड लाइन इंटरफेस या CLI का एक वैचारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पहली 3 पंक्तियां परमिट कमांड्स हैं जो TCP प्रोटोकॉल का उपयोग करके किसी भी आंतरिक स्रोत से गिटहब के विशिष्ट होस्ट्स तक पोर्ट 443 पर ट्रैफिक को अनुमति देती हैं। इसमें API, कोपायलट प्रॉक्सी और टेलीमेट्री डोमेन्स शामिल हैं।
ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि कोपायलट की सभी आवश्यक सेवाएं बिना किसी बाधा के इंटरनेट तक पहुंच सकें। सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण पंक्ति डिनाई आईपी एनी लॉग है। ये कैच ऑल नियम है, जिसका अर्थ है कि ऊपर सूचीबद्ध किए गए सुरक्षित डोमेन्स के अलावा यदि कोई भी अन्य ट्रैफिक बाहर जाने का प्रयास करता है तो उसे तुरंत रोक दिया जाएगा और ऑडिटिंग के लिए उसका लॉग रिकॉर्ड किया जाएगा। एंटरप्राइज नेटवर्क में फायरवॉल के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है कॉर्पोरेट प्रॉक्सी सर्वर्स को सही ढंग से हैंडल करना। आपको ये समझना होगा कि अधिकांश सुरक्षित उद्यमों में डेवलपर्स के लैपटॉप को सीधे इंटरनेट से जोड़ने की अनुमति नहीं होती है। उनके और इंटरनेट के बीच एक शक्तिशाली मध्यस्थ बैठा होता है, जिसे हम वेब प्रॉक्सी कहते हैं। जब गिटहब कोपायलट एक्सटेंशन गिटहब के सर्वर्स से संपर्क करने का प्रयास करता है तो उसे इस बात की जानकारी नहीं होती कि बीच में कोई प्रॉक्सी मौजूद है। यदि एक्सटेंशन सीधे बाहर जाने की कोशिश करता है तो नेटवर्क उसे एक ब्लैक होल में डाल देगा और डेवलपर को ऑफलाइन या नेटवर्क एरर का संदेश मिलेगा। इस समस्या को हल करने के लिए हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स या पर्यावरण चर का उपयोग करना होता है, विशेष रूप से HTTP प्रॉक्सी और HTTPS प्रॉक्सी वेरिएबल्स। जब हम इन वेरिएबल्स को ऑपरेटिंग सिस्टम स्तर पर या VS कोड की सेटिंग्स में परिभाषित करते हैं तो हम मूल रूप से कोपायलट एक्सटेंशन को ये निर्देश दे रहे होते हैं कि सीधे इंटरनेट पर मत जाओ, बल्कि अपना सारा ट्रैफिक इस विशिष्ट कॉर्पोरेट प्रॉक्सी सर्वर को सौंप दो और वो इसे आगे गिटहब तक पहुंचा देगा। ये एक डेलीगेशन या प्रत्यायोजन प्रक्रिया है। इसके अलावा कई बार प्रॉक्सी सर्वर्स को स्वयं ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में प्रॉक्सी URL के भीतर यूजर नेम और पासवर्ड भी एनकोड करना पड़ सकता है। यदि आप एक IT एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि सभी डेवलपर्स की मशीनों पर ये प्रॉक्सी सेटिंग्स सही ढंग से और स्वचालित रूप से कॉन्फ़िगर की गई हों। इसके बिना कोपायलट का कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क की परिधि से बाहर नहीं निकल पाएगा, भले ही आपके फायरवॉल नियम बिल्कुल सही क्यों न हो। प्रॉक्सी अवेयरनेस नेटवर्क प्राइवेसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कोड स्निपेट विजुअल स्टूडियो कोड की settings.json फाइल का एक हिस्सा है जो प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन को प्रदर्शित करता है। यहाँ http.proxy कुंजी को हमारे कॉर्पोरेट प्रॉक्सी सर्वर की URL और पोर्ट 8080 पर सेट किया गया है। ये एडिटर को बताता है कि सभी आउटबाउंड ट्रैफिक को यहाँ भेजना है। http.proxy strict SSL को ट्रू पर रखा गया है, जो सुरक्षा को बढ़ाता है ताकि कोई भी अमान्य सर्टिफिकेट स्वीकार न किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, github.copilot.advanced ब्लॉक के अंदर हमने debug.override proxy URL का उपयोग किया है। एंटरप्राइज सुरक्षा में सबसे जटिल और भ्रामक विषयों में से एक है SSL डिक्रिप्शन और कस्टम सर्टिफिकेट्स का प्रबंधन। जब आप अपने घर के नेटवर्क से गिटहब से कनेक्ट होते हैं तो आपके कंप्यूटर और गिटहब के बीच एक सुरक्षित और सीधा एन्क्रिप्टेड कनेक्शन स्थापित होता है। लेकिन एक उच्च सुरक्षा वाले कॉर्पोरेट वातावरण में सुरक्षा टीमें इस बात से अंधी नहीं रहना चाहती कि नेटवर्क के अंदर और बाहर क्या जा रहा है। इसलिए वे प्रॉक्सी सर्वर्स का उपयोग करके SSL इंटरसेप्शन या SSL निरीक्षण नामक एक तकनीक लागू करते हैं। इसका मतलब है कि प्रॉक्सी सर्वर वास्तव में आपके सुरक्षित ट्रैफिक को बीच में रोकता है, उसे डिक्रिप्ट करता है, मैलवेयर या डेटा रिसाव के लिए उसकी सामग्री को स्कैन करता है और फिर उसे अपनी कंपनी के कस्टम रूट सर्टिफिकेट का उपयोग करके फिर से एनक्रिप्ट करके आपके एडिटर को भेज देता है। ये अनिवार्य रूप से एक अधिकृत मैन इन द मिडल कार्यप्रणाली है। अब समस्या यहाँ उत्पन्न होती है। गिटहब कोपायलट एक्सटेंशन बैकग्राउंड में Node.js इंजन पर चलता है। Node.js की एक विशिष्ट तकनीकी विशेषता ये है कि वो डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ या मैक OS की सिस्टम सर्टिफिकेट स्टोर पर भरोसा नहीं करता है। उसकी अपनी एक हार्ड कोडेड सर्टिफिकेट सूची होती है। जब प्रॉक्सी सर्वर गिटहब के असली सर्टिफिकेट को हटाकर आपकी कंपनी का कस्टम सर्टिफिकेट लगाता है तो Node.js उसे नहीं पहचानता और तुरंत सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट इन सर्टिफिकेट चेंज जैसी भयंकर एरर थ्रू करके कनेक्शन को काट देता है। डेवलपर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। इस प्राइवेसी सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें node_extra_ca_certs नामक एक विशेष एनवायरनमेंट वेरिएबल का उपयोग करना होता है। ये वेरिएबल Node.js को बताता है कि वो आपकी कंपनी की कस्टम रूट सर्टिफिकेट वाली फाइल को पढ़े और उस पर भरोसा करे। इसके बिना सुरक्षित एंटरप्राइज नेटवर्क में कोपायलट का काम करना लगभग असंभव है। इस कोड ब्लॉक में हमने 2 अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए कस्टम सर्टिफिकेट्स को कॉन्फ़िगर करने का तरीका दिखाया है। ऊपर के हिस्से में एक विंडोज पावरशेल कमांड है। हम सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल फंक्शन का उपयोग कर रहे हैं जो node_extra_ca_certs नामक वेरिएबल को सी ड्राइव के अंदर मौजूद हमारे एंटरप्राइज रूट ca.pem फाइल के पथ पर सेट कर रहा है। इसे यूजर स्कोप में सेट किया गया है ताकि ये स्थायी रहे। अब तक हमने आउटबाउंड ट्रैफिक के बारे में बात की है, यानी वो ट्रैफिक जो आपकी कंपनी के नेटवर्क से बाहर जा रहा है। अब हम समीकरण के दूसरे हिस्से पर विचार करेंगे, इनबाउंड ट्रैफिक सुरक्षा। इसे लागू करने के लिए हम गिटहब एंटरप्राइज क्लाउड पर IP अलाउंस लिस्ट का उपयोग करते हैं। इसे नेटवर्क लेवल एक्सेस कंट्रोल माना जाता है। कल्पना करें कि आपकी कंपनी ने बहुत ही सख्त सुरक्षा नीतियां लागू की हैं,
लेकिन एक डेवलपर अपना लैपटॉप लेकर किसी सार्वजनिक कैफे में जाता है और वहां की असुरक्षित वाईफाई से कोड लिखने का प्रयास करता है। यदि उसके पास कोई रोक टोक नहीं है तो वो कोपायलट के माध्यम से आपकी कंपनी के प्राइवेट कोड बेस के कॉन्टेक्स्ट को एक असुरक्षित नेटवर्क से गिटहब तक भेज सकता है। यहाँ आईपी अलाउंस लिस्ट एक रक्षक के रूप में कार्य करती है। एक एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आप गिटहब के वेब पोर्टल पर जाते हैं और वहां अपनी कंपनी की वीपीएन या कॉर्पोरेट गेटवे की सार्वजनिक आईपी पतों की सूची कॉन्फ़िगर करती हैं। इन आईपी पतों को सीआईडीआर ब्लॉक के रूप में लिखा जाता है। एक बार जब ये नीति सक्रिय हो जाती है तो गिटहब की सर्वर्स एक बहुत ही कड़ा नियम लागू करती हैं। जब भी कोई कोपायलट प्रॉम्प्ट या एपीआई रिक्वेस्ट गिटहब के बैकएंड पर पहुंचती है तो सबसे पहली चीज जो चेक की जाती है वो है उस रिक्वेस्ट का सोर्स आईपी एड्रेस। भले ही डेवलपर के पास पूरी तरह से वैध ऑथेंटिकेशन टोकन हो, लेकिन यदि वो रिक्वेस्ट आपकी कंपनी की अधिकृत आईपी पतों के बाहर से आ रही है तो गिटहब का गेटवे उसे तुरंत ब्लॉक कर देगा। डेवलपर को अपने एडिटर में एक्सेस डिनाइड या एक्सेस अस्वीकृत का संदेश मिलेगा। इस नीति का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये क्रेडेंशियल चोरी के खिलाफ एक ढाल प्रदान करती है। यदि कोई हैकर किसी डेवलपर का टोकन चुरा भी लेता है तो वो उसका उपयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो शारीरिक या वर्चुअली आपकी कंपनी की नेटवर्क के अंदर ना हो। ये कोपायलट के सुरक्षित उपयोग के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली प्राइवेसी सेटिंग है। इस स्निपेट में हम कर्ल कमांड का उपयोग करके गिटहब एपीआई के माध्यम से आईपी अलाउंस लिस्ट को प्रोग्रामेटिक रूप से कॉन्फ़िगर करने का तरीका देख रहे हैं। हम गिटहब की सिक्योरिटी सेटिंग्स एंड पॉइंट पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। हेडर में हम अपना एंटरप्राइज ऑथेंटिकेशन टोकन पास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा डेटा पेलोड है जिसे -d फ्लैग के साथ भेजा गया है। इसमें हम अलाउ लिस्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं जो एक सीआईडीआर ब्लॉक 198.51.100.0/24 है। हमने इसी पहचान के लिए HQVPN गेटवे नाम दिया है और इस एक्टिव को ट्रू पर सेट किया है ताकि ये तुरंत लागू हो जाए। एक बेहतरीन सुरक्षा आर्किटेक्चर को डिजाइन करते समय ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि नेटवर्क राउटिंग नियम और एप्लीकेशन स्तरीय नीतियां कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। इस संदर्भ में हमें आईपी अलाउंस लिस्ट और कंटेंट एक्सक्लूजन के बीच के स्पष्ट अंतर को समझना होगा। कई बार नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स ये गलती करते हैं कि वे किसी संवेदनशील जानकारी को बचाने के लिए डीएनएस स्तर पर डोमेन्स को ब्लॉक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप गिटहब के डोमेन्स को फायरवॉल पर पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे तो न केवल कोपायलट काम करना बंद कर देगा बल्कि डेवलपर्स कोड भी कमिट नहीं कर पाएंगे और आपका पूरा विकास चक्र ठप हो जाएगा। फायरवॉल और आईपी अलाउंस लिस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर की सुरक्षा करते हैं। उनका एकमात्र काम ये जांचना है कि क्या ये कंप्यूटर इस सर्वर से बात करने के लिए अधिकृत है। वे ये नहीं देखते कि डेटा पेलोड के अंदर क्या लिखा है। यहीं पर कंटेंट एक्सक्लूजन नीतियां तस्वीर में आती हैं। कंटेंट एक्सक्लूजन एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। मान लीजिए कि आपका डेवलपर सुरक्षित कॉर्पोरेट नेटवर्क पर है और आईपी अलाउंस लिस्ट ने उसे गिटहब से कनेक्ट करने की अनुमति दे दी है। अब यदि वो डेवलपर किसी ऐसी फाइल में काम कर रहा है जिसमें कंपनी के मुख्य एपीआई कीज या पासवर्ड लिखे हैं तो हम नहीं चाहते कि कोपायलट उस फाइल को पढ़े। इसके लिए हम गिटहब पोर्टल में जाकर उस विशिष्ट फाइल या डायरेक्टरी के लिए एक एक्सक्लूजन नियम सेट करते हैं। जब कोपायलट एक्सटेंशन उस फाइल को देखता है तो वो स्वचालित रूप से उसे इग्नोर कर देता है और उसका डेटा कभी भी नेटवर्क पर भेजा ही नहीं जाता। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार इसे डिफेंस इन डेप्थ रणनीति कहा जाता है। हम केवल एक ताले पर निर्भर नहीं हैं। आईपी अलाउंस नेटवर्क के दरवाजे को सुरक्षित करता है और कंटेंट एक्सक्लूजन ये सुनिश्चित करता है कि उस दरवाजे से बाहर जाने वाला सामान पूरी तरह से सैनिटाइज्ड और सुरक्षित हो। दोनों का संयोजन ही एंटरप्राइज प्राइवेसी को संपूर्ण बनाता है। यहाँ प्रस्तुत जावास्क्रिप्ट फंक्शन कोपायलट के लिए डिफेंस इन डेप्थ रणनीति का एक वैचारिक निरूपण है। इस प्रोसेस कोपायलट रिक्वेस्ट फंक्शन में 2 इनपुट्स हैं, डेवलपर का आईपी और वर्तमान फाइल। पहली परत में हम नेटवर्क आईपी अलाउंस की जांच कर रहे हैं। यदि डेवलपर का आईपी हमारी एंटरप्राइज सूची में शामिल नहीं है तो फंक्शन तुरंत 403 नेटवर्क ब्लॉक एरर थ्रो कर देता है जिससे पेलोड आगे नहीं बढ़ता। यदि आईपी सुरक्षित है तो हम दूसरी परत पर जाते हैं जो कंटेंट एक्सक्लूजन है। यहाँ हम जांचते हैं कि क्या वर्तमान फाइल का पथ हमारी एक्सक्लूजन नीतियों से मेल खाता है। यदि हाँ तो सिस्टम उस फाइल को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसमें संवेदनशील डेटा हो सकता है। नेटवर्क और प्राइवेसी सेटिंग्स को लागू करने के बाद एक आईटी इंजीनियर के रूप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन कॉन्फ़िगरेशंस के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निदान या ट्रबल शूटिंग करना है। जब कोई डेवलपर शिकायत करता है कि उसका कोपायलट एक्सटेंशन काम नहीं कर रहा है या उसे कोई सुझाव नहीं मिल रहे हैं तो समस्या लगभग हमेशा नेटवर्क या फायरवॉल के स्तर पर होती है। इस स्थिति से निपटने के लिए हमें एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
ट्रबल शूटिंग का पहला कदम हमेशा वीएस कोड के आउटपुट पैनल को जांचना होता है, जहां आप ड्रॉप डाउन से गिटहब कोपायलट का चयन कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक लॉग्स मिलेंगे कि एक्सटेंशन बैकग्राउंड में क्या प्रयास कर रहा है। यदि आपको लॉग में इकॉन रिफ्यूज्ड या टाइम आउट एरर दिखाई देता है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपका आउटबाउंड फायरवॉल कोपायलट प्रॉक्सी डॉट गिटहब यूजर कॉन्टेंट डॉट कॉम डोमेन तक पहुंच को रोक रहा है। इसके समाधान के लिए आपको नेटवर्क टीम से संपर्क करके उन एंड पॉइंट्स को श्वेत सूची में शामिल करवाना होगा। दूसरी ओर, यदि आपको 403 फोरबिडन का एरर मिलता है, तो ये दर्शाता है कि आपका नेटवर्क तो सही है, लेकिन गिटहब के सर्वर्स आपकी रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर रहे हैं। ये लगभग 100% इस बात का संकेत है कि डेवलपर का वर्तमान आईपी एड्रेस गिटहब एंटरप्राइज की इनबाउंड आईपी अलाउंस लिस्ट में शामिल नहीं है। डेवलपर को वीपीएन से कनेक्ट करने के लिए कहीं। और तीसरी सबसे आम समस्या है अनेबल टू वेरीफाई लीफ सिग्नेचर या सर्टिफिकेट एरर्स। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, ये तब होता है जब आपकी कंपनी का प्रॉक्सी सर्वर ट्रैफिक का निरीक्षण कर रहा होता है और नोड एक्स्ट्रा सीए सर्ट्स वेरिएबल सही ढंग से कॉन्फ़िगर नहीं होता है। आप कमांड लाइन पर कर्ल का उपयोग करके इन सभी लेयर्स का मैन्युअल रूप से परीक्षण कर सकते हैं। समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर आप नेटवर्क प्राइवेसी को बनाए रखते हुए कनेक्टिविटी समस्याओं को तेजी से और प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं। ये बैश स्क्रिप्ट ट्रबल शूटिंग के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नैदानिक डायग्नोस्टिक कमांड्स प्रदर्शित करती है। पहले चरण में हम कर्ल-i का उपयोग कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से अपने कॉर्पोरेट प्रॉक्सी के पते को निर्दिष्ट कर रहे हैं। ये कमांड केवल हेडर्स प्राप्त करता है और ये सत्यापित करता है कि क्या प्रॉक्सी सर्वर वास्तव में api.github.com तक पेलोड को रूट कर पा रहा है। दूसरे चरण में हम कोपायलट प्रॉक्सी डोमेन पर कर्ल चलाते हैं और आउटपुट को ग्रेप कमांड के माध्यम से फिल्टर करके इशूअर कीवर्ड खोजते हैं। अपने अंतिम स्लाइड में हम इन सभी नेटवर्क प्राइवेसी सेटिंग्स के दीर्घकालिक प्रबंधन और गवर्नेंस पर चर्चा करेंगे। एक बड़े एंटरप्राइज में जहां हजारों डेवलपर्स काम कर रहे हों, आप आईपी अलाउंस लिस्ट और फायरवॉल नियमों को मैन्युअल रूप से प्रबंधित नहीं कर सकते। नेटवर्क टोपोलॉजी लगातार बदलती रहती है। नए वीपीएन गेटवे जोड़े जाते हैं, पुराने सर्वर हटाए जाते हैं और नए प्रॉक्सी क्लस्टर्स स्थापित किए जाते हैं। यदि गवर्नेंस और ऑडिटिंग की एक मजबूत प्रणाली नहीं है, तो आपकी सुरक्षा सेटिंग्स जल्दी ही पुरानी और अप्रभावी हो जाएंगी। बेहतरीन सुरक्षा प्रथाओं के अनुसार आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड या आईएसी के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपकी कंपनी के अधिकृत आईपी पतों की सूची को एक सुरक्षित गिट रिपॉजिटरी में टेक्स्ट फाइल के रूप में रखा जाना चाहिए। जब भी नेटवर्क टीम कोई नया वीपीएन आईपी जोड़ती है, तो वे उस रिपॉजिटरी में एक पुल रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं। जैसे ही वो पीआर अप्रूव और मर्ज होता है, एक सीआईसीडी पाइपलाइन स्वचालित रूप से ट्रिगर होती है, जो गिटहब एपीआई का उपयोग करके उस नए आईपी को सीधे आपकी गिटहब एंटरप्राइज की अलाउंस लिस्ट में अपडेट कर देती है। ये स्वचालन न केवल मानव त्रुटि को पूरी तरह से समाप्त करता है, बल्कि ये एक सटीक ऑडिट ट्रेल भी प्रदान करता है कि कब और किसने नेटवर्क नियमों में बदलाव किया। इसके अतिरिक्त सुरक्षा टीमों को नियमित रूप से अपने आउटबाउंड फायरवॉल के लॉग्स की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोपायलट का ट्रैफिक किसी अनपेक्षित या अस्वीकृत डोमेन की ओर जाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों परतों को स्वचालित और मॉनिटर करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि गिटहब कोपायलट का उपयोग हमेशा आपके संगठन के सख्त कंप्लायंस मानकों के भीतर ही हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको फायरवॉल, प्रॉक्सी और आईपी अलाउंस लिस्ट के माध्यम से कोपायलट की नेटवर्क ट्रैफिक को सुरक्षित करने की तकनीकी समझ प्राप्त हो गई होगी। इसी तरह की एडवांस्ड और प्रीमियम सर्टिफिकेशन तैयारी, क्यूएनए बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और बेहतरीन इंटरव्यू गाइड्स के लिए कृपया quicktechie.com पर जरूर विजिट करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। इस गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो स्निपेट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के माध्यम से आईपी अलाउंस लिस्ट के ऑटोमेशन को देख रहे हैं। इस वर्कफ्लो का ट्रिगर कंडीशन सेट किया गया है कि जब भी मेन ब्रांच में vpn_ips.json फाइल को मॉडिफाई और पुश किया जाएगा, तो ये जॉब स्वचालित रूप से चलना शुरू हो जाएगा। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft
certification ebooks, you can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.